हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ पे। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि किसी भी पेपर को समझने का या किसी भी एग्ज़ाम को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होता। आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में जाओगे, वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही सॉल्यूशन कराती है। आप किसी भी कोचिंग का देख लेना, ठीक है। यानी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ये मान करके चलती हैं, स्टैंडर्ड या मानक मान करके चलती हैं, और उसी के बिहाफ पर वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराती हैं, और फिर जिस मोड में एग्ज़ाम देना है उस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कहती हैं। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि अगर आपका मोड ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहती हैं कोचिंग्स, या फिर सब्जेक्टिव है तो आपसे कहते हैं कि रिटन आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए या राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम जो पेपर देखने जा रहे हैं वो री एग्ज़ाम का पेपर है जो 4/1/2025 को BPSC का हुआ था। तो थंबनेल देख करके आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि ये पेपर जो है 70वीं BPSC में जो री एग्ज़ाम हुआ था, जो बापू सेंटर था जहाँ पर चीज़ें लीक होने की कवायद लगाई जा रही थी। तो यहाँ पर 2 फॉर्म में इंग्लिश हिंदी दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग पेज पे दिया हुआ है। तो मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ कि हम लोग हिंदी के पेपर से जाएं। इंग्लिश वालों को उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी हिंदी वालों को अंग्रेजी देख करके होती है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम लोग हिंदी वाले पेपर से ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न यहाँ पर बड़े आराम से री एग्ज़ाम का पेपर है, और डायरेक्टली मैंने पेपर डाउनलोड किया और फिर आप लोग के सामने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए उपस्थित हूँ। तो कुछ चेंजेस कर लेते हैं पहले अपने इस सिस्टम में पहला चेंज हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग पेपर शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो आपने भी बहुत सारी सभ्यताओं को पढ़ा होगा। प्राचीन कैसे जानें, ये कैसे पता चलेगा। तो आप सबका अलग अलग डेट पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आता है कि सब सभ्यताएं कहीं ना कहीं जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी के आसपास की थी। उसमें जो सबसे प्राचीन सभ्यता है मेरे दोस्त, ठीक है, वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की। तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामियन सभ्यता, क्योंकि दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सभ्यता जो है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में जानी जाएगी, और आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामियन सभ्यता जो है वो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। इसी तरह से मार्क करते हैं जैसे अभी तक कर रहे थे, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं कि दो तलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिक्विड्स की बात कर रहा है, तरल यानी कि 2 लिक्विड्स की बात कर रहा है। कहता है कि अगर इन 2 लिक्विड्स को मिलाएंगे, ए और बी ये तरल हैं, तो आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है कि मिश्रण की तापीय धारिता 0 होनी चाहिए, मिश्रण की एंट्रोपी 0 होनी चाहिए, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा 0 होनी चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए इंग्लिश भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो उसे इंग्लिश में देख लेना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, पहला लिखा हुआ है। अब एंथैल्पी को अगर टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो H से डिनोट करते हैं, और U + PV का समेशन होता है एंथैल्पी, ठीक है। फिर कहता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी 0। तो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी को S से दिखाते हैं। एंट्रोपी पर यूनिट टाइम को अगर दिखाएंगे तो ΔQ/T से दिखाया जाता है एंट्रोपी को, ठीक है। फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0 और नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी दो किसी लिक्विड को मिलाएंगे तो जो हमें एक आइडियल तरल प्राप्त होगा या आदर्श तरल प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा कि दोनों की जो तापीय धारिता है, यहाँ पर एंथैल्पी लिखता है, वो 0 होना चाहिए। यानी कि एंथैल्पी जो है वो क्या होना चाहिए, 0, ठीक है ना। तो तापीय धारिता यानी कि U + PV का जो समेशन है कहीं ना कहीं वो 0 होना चाहिए। तो अब इस प्रश्न को कैसे क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को याद करेंगे और इसको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करेंगे कि भविष्य में इस तरह के प्रश्न आने पर हम गलत ना करें, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जो ऑफिशियल आंसर किए उसी से मैं बता रहा हूँ, मैं तीर तुक्के से कोई भी आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो मिश्रण की तापीय धारिता जो है वो 0 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि एक सीरीज़ दी हुई है, कहता है कि निम्न स्थान पर क्या आएगा। तो अब ये जोड़ने वाली सीरीज़ है, जैसे 64 से 80 जाने में 16 जुड़ता है, 80 से 98 जाने में 18 जुड़ता है, और 98 से 117 जाने में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल यहाँ 19 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या आएगा ऐसा करके पूछता है। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, ठीक है। तो अगर एक अनुमान माना जाए कि 1, 2, 3 का अंतर होना चाहिए, तो 16 से इसमें
13 का डिफरेंस करेंगे 64 से, यानी कि इस हिसाब से आंसर आएगा 51 का। अब यहाँ पे 4 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, तो ये इधर से भी बढ़ रहे हैं, तो 42 + 9 ये भी 51 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार आंसर आया है। फिर से एक बार कर रहा हूँ जिससे और क्लियरली समझ में आए। मैंने इसको घटाया तो आपको पता है कि 19 आया, इसको घटाया तो आपको पता है 18 आ रहा है, इसको घटाया तो 16 आ रहा है। ठीक है, हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपने कहा 1 आया सर, हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपने कहा 2 आया सर। तो मैंने कहा ऊपर वालों का डिफरेंस अगर 3 आए यहाँ पर, यानी कि 16 में 3 जोड़ करके यहाँ पर 16 में 3 घटा करके यहाँ पर 13 आना चाहिए, और ये 13 64 में से घटना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए 51। ठीक है, लेकिन ये तब बैठेगा अगर इसके बाद वाला पैटर्न भी बैठ जाए, यानी कि यहाँ पर फिर पैटर्न में 4 आना चाहिए, यानी कि 13 में से 4 घटना चाहिए, यानी कि 9, और 42 में 9 जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, या ऐसे समझ लो 51 में से 9 घटना चाहिए तो 42 आए, तो हमने घटा करके देख लिया और 42 ही आ रहा है। इस प्रकार आंसर हमारा सही है, और ये पैटर्न भी सही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 51 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आप लोग अपने लॉजिक से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल सही बताने की कोशिश मैंने की है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो ये क्वेश्चन जो है ये सरकार मतलब बहुत आसान है, और ये इसका आंसर है राजीव रंजन सिन्हा। ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे। ठीक है, अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था, तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है, मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा एरिया है विच इज मोस्टली बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फील्ड इज मोस्टली अफेक्टेड और बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है। तो अगर आप ध्यान देंगे जिसमें भारत अव्वल नंबर पर चलता है तो वो है सेवाएं। जो सर्विस सेक्टर है उसको ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। ठीक है, तृतीयक सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। अगला प्रश्न है कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी टीका लगाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एटेन्यूएटेड वैक्सीन आती है, और टॉक्स एक आती है आपकी, टॉक्सॉइड आती है। ठीक है, अलग अलग टाइप के आते हैं, इसमें डॉर्मेंट स्टेट में वायरस डाला जाता है शरीर में। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में जो हमारी बी कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, जो हमारी बी कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडी की उत्पत्ति करती हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है कि केवल बी कोशिकाओं द्वारा शरीर के संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर केंद्र और राज्य के मध्य में कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो किस प्रकार उसको सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करेगी। तो ये जो मतलब सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि जो भी इनका प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन, उसके अंतर्गत आता है, यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत आता है। अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है, तो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाला स्किप करके हिंदी में हम लोग फिर से चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है दोस्तों कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा था कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सारे प्रश्नों से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मतलब पेपर सेटर हैं उन्हें सीखना चाहिए कि बिहार ने सच में दोस्तों किस तरह से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया या अच्छे प्रश्न दे सकता है,
वो यहाँ से जो है देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस प्रश्न को बनाने के पीछे मेहनत हुई है। तो इसका आंसर होगा द इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है दोस्तों? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। याद रखिएगा कि इन्होंने जो है इंडियन मिरर स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहता है कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में पहले तो आंसर होता है मैक्सिमम या मैक्सिमम से कम। तो मुझे अपने ट्रिक से इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि पॉइंट रख करके गिन लीजिए, जो मैं करता हूँ। लेस देन 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाता है ढंग से गिनने पे। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 जो है सबसे छोटे त्रिभुज गिनने पर पता चल रहे हैं। फिर हम लोग गिनेंगे 2 को मिला करके जो त्रिभुज हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि इन दोनों को मिलाया 1 त्रिभुज गिन लिया, ठीक है। फिर इन दोनों को मिलाया 2 त्रिभुज गिन लिया, इन दोनों को मिलाया 3 त्रिभुज गिन लिया, ठीक है। और क्या गिन सकते हैं इसके बाद? तो इसमें तो यही गिन सकते हैं। तो मीडियम में हमने 3 गिन लिया। कैसे गिना फिर से बता दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, इस पेन से नहीं बताऊँगा, इससे बता दूँगा। 1 हमने गिना, ये दिख रहा होगा, ठीक है। 1 हमने गिना, ये 2, ओके। और 1 हमने गिना, ये 3, ठीक है। इस प्रकार ये 3 गिन लिए। अब क्या गिनेंगे? 1 है बड़ा, तो बिग में क्या है? 1, कौन सा? तो इसको भी इस पेन से दिखा देता हूँ। 1 ये सबसे बड़ा त्रिभुज हमने गिन लिया, ठीक है ना। तो 5 3 8 1 9 हो चुका है, ठीक। उसके बाद अगला त्रिभुज क्या हम लोग गिनेंगे? तो अगला त्रिभुज हम लोग यहाँ पर गिनेंगे 1 ये, ठीक। जो पिछली बार गिना था वो ये वाला था, अगर मैंने उसको गलती से दिखा दिया रहा होगा तो दोनों अलग है। तो 1 ये हमने गिन लिया, ये हो गया 10, ठीक है। फिर हमने 1 गिन लिया, ये हो गया 11, ठीक है। फिर हमने 1 गिन लिया जो कि यहाँ से गिनाएगा ये, ठीक है, ये 12। इसके बाद कोई त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर क्या आ गया? हमारा जो आंसर आया, 1 सेकेंड, हमारा आंसर आया ओनली 12, ठीक है। तो 12 यहाँ पर आंसर आ चुका है, यानी कि 10वें का आंसर डी होगा। अगला चलते हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो अगर आप इसके लिए मध्य प्रदेश का एक तो मैप देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मैप नहीं भी देखते हैं तो आपको पता है टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 11 डिस्ट्रिक्ट जो है टोटल लगते हैं, जिसमें ललितपुर को मैंने याद किया था, लटकता ललितपुर। तो ललितपुर इस प्रकार का है कि इधर से आते हुए लटकते हुए पूरा ललितपुर जो है ये ऐसे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में है। तो बाउंड्री कुछ इस तरह से हो करके जाती है। तो ये अपने आप में सबसे लंबी सीमा रखती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, वो स्टेट है जिसके साथ मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगला चलते हैं, प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ये PDF मिल जाएगी आपको। 1917 की बात करता है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करता है। तो आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गांधी जी करते हैं, लेकिन गांधी जी को आग्रह कौन करके कौन ले जाता है? तो उनका नाम है रामचंद्र, 1 सेकेंड, रामचंद्र नहीं, राजकुमार शुक्ल। कब ये आते हैं? तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है ना, वो जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे RC मजूमदार, यहाँ पर राजकुमार शुक्ल आते हैं। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को अवगत कराते हैं, जो कि वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और जब अवगत कराते हैं तो गांधी जी को फिर चंपारण लेकर के जाते हैं, और 3 कठिया जो सिस्टम रहता है उसके लिए गांधी जी जा कर के वहाँ से लड़ते हैं। कर्क रेखा किन राज्य से होकर के गुजरती है? तो इस पर एक बहुत आसान सा ट्रिक है मित्र पर, गमछा झार। तो टोटल 8 स्टेट हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो हम लोग यहीं पर समझ लेंगे, मी से होता है मिजोरम, त्र से होता है त्रिपुरा, प से होता है आपका पंजाब, र से होता है राजस्थान, ग से होता है गुजरात, म से होता है मध्य प्रदेश, छ से होता है छत्तीसगढ़, और यहाँ पर झार से होता है झारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनसे होकर गुजरती है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो केवल और केवल, तो यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश वालों को नहीं सीखना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी आंसर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डिलीटेड क्वेश्चन है ये भी। अगला आता है कि 2024 में भारत रत्न किसको दिया गया? तो ये दिया गया था MS स्वामीनाथन को। याद रखेंगे कि भारत रत्न MS स्वामीनाथन को दिया गया था।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्या प्रश्न है कि एक्सरे का एक गुण ये है कि वह उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। किससे विक्षेपित कर सकते हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र से, ऐसा नहीं है, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र से, केवल विद्युत क्षेत्र से। तो यहाँ पर कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सरेज जो है वो, क्योंकि ये दोनों से ही विक्षेपित नहीं होते हैं, ये खुद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और दोनों ही विद्युत और चुंबकीय दोनों ही क्षेत्र से, ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। 16th है, नवीकरणीय ऊर्जा का क्या अर्थ है, अर्थात रीन्यूएबल एनर्जी का क्या मीनिंग है। रीन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी आर द एनर्जीज दैट कैन रिप्लेनिश आफ्टर सम टाइम, जो फिर से नवीन हो जाती हैं, रिप्लेनिश हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला कहता है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली नवीकरणीय ऊर्जा है, सही है। थर्मल प्लांट से गलत है, कोयले से गलत है, पवन ऊर्जा से सही है। तो 1 और 4 वुड बी द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है 17th क्वेश्चन, 16th कर लिया हमने। कहता है कि किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया था, यानी कि पहले ये सिंगल सिस्टम होता था, यानी कि केवल विधानसभा थी, फिर बाद में बाई कैमरल हो गया, यानी कि एक उच्च सदन एक निम्न सदन, यानी कि विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, इस प्रकार 2 सदन हो गए। कब हुए थे, तो ये हुआ था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार स्पेशल से पूछा हुआ बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। ठीक है, कोई भी बेकार प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा हुआ है कि किस प्रकार ये चीज़ हुई थी। अगला प्रश्न आता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। तो दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत है जिसका नाम है पैकारेमा। क्या नाम है, पैकारेमा। तो ये पर्वत जो है, तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अमूमन जो ये माउंटेन है पैकारेमा, जिसको PACKRAIMA भी लिखते हैं और PAK भी कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पैकारेमा जो माउंटेन है ये गिनिया हाईलैंड का ही पार्ट है, और गिनिया हाईलैंड जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे, कह सकते हैं कि प्राचीन एरिया या ओल्डेस्ट एरिया है। आप जरूर सर्च करके देखिए, जो स्पेलिंग मैंने लिखा है यही माउंटेन में डाल करके अभी तुरंत देखिए, वीडियो छोड़ दीजिए, वीडियो कोई इशू नहीं है, आप इसको सर्च करके देखिए, आपको दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा 3D में। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे खड़ी माउंटेन है ये। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे टेबल टॉप है, मतलब फ्लैट सरफेस माउंटेन। ठीक है ना, फ्लैट सरफेस माउंटेन है। ठीक है, तो अपने आप में ये विशेष माउंटेन है, इसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि देख लेंगे तो मन में ये चीज़ बैठ जाएगी, बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है, पैकारामा माउंटेन ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका हेतु अनुमोदन किया जाता है तभी संभव होगा। तो पहला है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, सही बात है। संसदों की राज्यों में प्रतिनिधित्व, मतलब संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो ये भी सही है। फिर कहता है कि 7वीं अनुसूची की किसी सूची में मतलब अगर रहना हो संशोधन, तभी ये भी सही है। राज्य विधान परिषद की समाप्ति, तो इसमें कोई मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। तो 1, 2, 3 मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि विशेष बहुमत वाली जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार होंगी कि आधे से अधिक व्यवस्थापिका वाली अनुमोदन करना अनिवार्य हो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा ना, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कहता है कि वो कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। तो कुछ विषय हैं यहाँ पर, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होने में ये चीज़ होने अनिवार्य है, मतलब अनुमोदन आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के मामले में इस तरह का 50% द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में अगर कोई चेंज करना है तो उस प्रकार। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। 20वां नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर संभलपुर को किया गया था, सतारा को किया गया था, नागपुर को किया गया था, लेकिन जयपुर को नहीं किया गया था। ठीक है ना, तो क्या किसको किसको किया गया था, संभलपुर, ठीक ठीक, फिर है आपका सतारा, सॉरी सतारा संभलपुर है, पहले सतारा है देन संभलपुर है। ठीक है,
फिर है आपका बघाट, फिर है आपका उदयपुर, उदयपुर, ठीक। फिर है आपका जे से, फिर आपका एन से नागपुर, झांसी, ठीक है ना। तो ये था सतारा, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रही होगी सीरीज। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, तो रोहतास वो जिला है जहां पर गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। 22वां प्रश्न है कि मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आप सबको लगभग इसका उत्तर जो है पता होगा कि आप लोग इसको क्रिकेट लगा करके आएंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल जो कि मैदान में खेला जाता है वो है क्रिकेट। समझ में आ रहा है, मैदान में खेले जाने की बात कर रहा है, क्रिकेट तो गली में भी होती है, ठीक है ना। तो मैदान में खेले जाने वाला सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। तो याद रखिएगा, फुटबॉल या सॉसर जिसको बोलते हैं वो सबसे फेमस गेम है। 23वां प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको आप लोग जान भी रहे होंगे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है 1901 में आई थी। 1901 की बुक है, DNJ की, दादा भाई नेहरूजी की, DBN की, ठीक है, दादा भाई नेहरूजी की। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन देता है 24वें का कि 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए खोला गया था। ऐसा नहीं है। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु खोला गया था। बिल्कुल सही है कि भाई जो भी सिविल सेवक थे 1800 में, उनको जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे निपुण कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया किसने था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आपका उस समय लॉर्ड वेलेज़ली जो थे, वो लॉर्ड वेलेज़ली के समय स्थापना हुई थी। 25वां प्रश्न देखते हैं। मैं जानबूझ के धीरे धीरे कर रहा हूँ, करने को तो मैं तेज़ी से इसको सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि समझ समझ के आगे बढ़ा जाए। अभी एग्जामिनेशन में 1 महीने का समय है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो अशोक के जो भी शिलालेख हैं या लेख हैं उन पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है। अगला है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर मेरी समझ से जो निकिल है वो उपयोग किया जाता है जब भी जो वनस्पति घी है उसको वेजिटेबल घी या वेजिटेटिव घी जो है उसको हाइड्रोजनेसिस में लाया जाता है। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो जो उर्वरक होता है वो ग्रे क्रांति से संबंधित है, यानी कि फर्टिलाइजर्स जो है वो ग्रे क्रांति से संबंध रखते हैं। अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो आपातकाल की उद्घोषणा यहाँ पर की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। वहीं अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल आता है, और वित्तीय आपात की घोषणा आती है 360 के थ्रू, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? तो बिहार में जो है वो फिरदौसिया सूफी सिलसिला था। तो नाम याद रखेंगे, फिरदौसिया सूफी सिलसिला। ठीक है, इसकी स्थापना बिहार में हुई। एक बार इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखता है इसको। तो लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वॉज फाउंडेड। अच्छा, सेम लिखता है। तो सूफी सिलसिला कौन सा बिहार में आया? तो फिरदौसिया जो है वो बिहार में आया। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि G7 का सदस्य कौन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि रूस को जो है निलंबित कर दिया गया था 2014 के आसपास में। तो रशिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज़ बिकॉज इट वाज G8 प्राइमरली। लेकिन जब ये रूस को निलंबित कर दिया गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया इसके मेंबरशिप में से, तो ये फिर G7 का मेंबर नहीं हो सकता। अगला है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी प्रक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है? यानी कि जो साइटोप्लास्ट होता है वहाँ पर डार्क में किस जगह पर प्रकाश संश्लेषण होता है? तो स्ट्रोमा में होता है। याद कर लीजिएगा, स्ट्रोमा वो जगह है जहाँ पर डार्क फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। अगला है, राज एक व्यक्ति है जो एक बिंदु x से y की तरफ चलता है, 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। तो सपोज करिए कि x ये बिंदु है, y ये एक बिंदु है, तो ऐसे राज जाता है 80 मीटर जो है टोटल चलता है। ठीक है।
चल दिया। अब वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ेगा 50 मीटर चलेगा, ठीक है, तो 50 मीटर चल दिया दाएं मुड़ करके, ठीक, और फिर दाएं मुड़ता है, तो ये फिर जब दाएं मुड़ेगा तो आपका इस साइड में मुड़ेगा और 70 मीटर चलेगा, तो यहाँ तक कहीं जाएगा, ठीक है, और फिर ये दाएं मुड़ करके 50 मीटर चलता है। तो कहता है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो केवल 10 मीटर की दूरी जो है इसको रहेगी। तो इस प्रकार जो 32वां प्रश्न है आपका, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि 10 मीटर। आसान प्रश्न है। अगला है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला का जो है उदाहरण है। तो गुप्त कला में इस डायरेक्शन में सारी चीज़ें बनती थी, जैसे आप दशावतार मंदिर इत्यादि चीज़ भी जानते हैं झांसी में है, ठीक है, तो ये सब जो है गुप्त कला में ही बनती थी। तो गुप्त कला में देवगढ़ का मंदिर और आपका इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर जो मूर्ति उड़ती है वो सब। अगला प्रश्न यहाँ में कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा होता है, तो वो है लीची। लीची जो है बिहार में बहुत ज़्यादा होती है, मुजफ्फरपुर में लीची होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। तो अगला प्रश्न है 2023 के G20 से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। 35वां प्रश्न यहाँ पर कहता है कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो भारत में मुंबई में जो है G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। पेन जो है थोड़ी बदल गई है, एक बार फिक्स कर लेते हैं, चलिए। तो मुंबई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो मुंबई में किया गया, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे प्रश्न नहीं किए हैं क्या, ठीक, चलिए। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों। क्योंकि यहाँ पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। तो इस प्रकार जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो मूल माध्य वर्ग से कम होती है। इस कारण से जो वायुमंडल है वो क्या करता है, पलायन कर जाता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। आसान प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन में कुछ गलती बता दिया हूँ, ये मुंबई मैंने कर दिया है, 35वां का होगा बी, ठीक है ना, 35वां का होगा बी, और बाकी मैंने सारा सही बताया, ठीक है। 35वां का हो जाएगा बी, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ये सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसको टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 38वां प्रश्न है आपका, ठीक है। 38वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो विक्रमशिला है, वल्लभी है, नालंदा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डी यानी कि नागपुर जो है वो बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है, ठीक है। 38वें के बाद आते हैं 39 पर। 39वां प्रश्न है कि 2023 के विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की बैठक की मेजबानी किसने की है। तो यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड देश है इसने WEF के आर्थिक मंच की बैठक जो हुई थी उसकी मेजबानी की थी। पानी में घुलनशील विटामिन, ये बचपन से पूछा जा रहा है, तो आपको बताता हूँ कि बी और सी जो है पानी में घुलनशील है, वो यहाँ पर दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो अध्यक्ष कौन बना था। तो अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया का ऑप्शन, पट्टाभी सीतारमैया का ऑप्शन देता है, जो कि गलत है। तो 41 का हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होंगी, ठीक है। तो 2 और 3 बजे के बीच किस समय होती हैं, डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 2:10 सही 10/11 पर, ठीक। इसको मैं पूरी तरह से सॉल्व भी कराऊंगा, अभी बस इसका आंसर देख लीजिए। फिर आता है निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। तो ये जो हुआ है, ये हुआ है 91वां संविधान संशोधन। यहाँ पर एक राज्य में मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या यानी कि जो कि 15% के आसपास आती है, ये जो है निर्धारित कर दी गई है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर और क्या करता है। तो जो मादा एनोफिलीज होता है वो इंसेफेलाइटिस और फाइलेरिया भी फैलाता है, ठीक है। तो एनाफिलीज मच्छर या जो भी मादा एनोफिलीज होती है वो इंसेफेलाइटिस के साथ साथ फाइलेरियासिस या फाइलेरिया भी फैलाता है। वहीं डेंगू जो है वो आपका एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है।
अगला प्रश्न है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया? तो इमैनुअल मैक्रों को, या इमैनुअल मैक्रोन के नाम से हम लोग जानते हैं, इन्हें चुना गया है। तो 45वां का जो है ये सही ऑप्शन होगा। फिर आता है कि निम्नलिखित विकल्प में से एक चुनना है, जैसे तृतीय पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, किस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था? तो सही युग्म का हम लोग को एक मैच करना है। तो 46वें प्रश्न में अगर आप ढंग से पढ़े होंगे पहली पंचवर्षीय योजना, तो एग्रीकल्चर यानी कि अनाज उगाओ या कृषि पर जो है ध्यान दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 47वें प्रश्न पर, कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एशिया माइनर का मतलब है कि आप जो है चले आते हैं आपके ईरान वाले एरिया में, एशिया माइनर वाले एरिया में, तो वहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है वो है टॉरस पर्वत श्रेणी। ठीक है, टॉरस पर्वत श्रेणी। एक बार स्पेलिंग, एक्चुअल स्पेलिंग देख लेता हूँ मैं, TAURUS। ठीक है, TAURUS। ठीक है, टॉरस पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर स्थित है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर। अगला आता है प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेज़बानी किसके पास है? तो आसान प्रश्न था ये, जापान के पास जो है 20वें एशियन खेलों की मेज़बानी है। 49वां है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन। ठीक है, ये भी वन लाइनर आसान प्रश्न है। हल्दी के पौधे में किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि इसका जो सूखा आधार और सूखी जड़ में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं, क्योंकि आधार का मतलब जो है वो तना नहीं होगा, मतलब आधार मतलब एक तरह से ऊपर का स्टेम हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो हल्दी का पौधा से हल्दी प्राप्त की जा रही है, ये कहीं ना कहीं उसके तने से प्राप्त की जा रही है। ठीक है ना, राइजोम जो है उसका, राइजोम से प्राप्त की जा रही है, तो ये जो है आपके तने के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 51वां यहाँ सॉरी अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो लॉर्ड मयो ने आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो किया था। अगला प्रश्न है कि यूरोप का खेल का मैदान कौन कहलाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है वो रांची में, तत्कालीन रांची में हुआ था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो आसान प्रश्न है, इसको ऐसे भी आप लोगों ने सही ही किया होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न पर चलते हैं। अगला है कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, तो संधारित्र मतलब होता है कैपेसिटर। इंग्लिश में देख लेते हैं कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर पूछा हुआ है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसकी फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर XC को हम लोग रिएक्टेंस दिखाएं तो ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी और C से कैपेसिटेंस। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला होता है। तो ये आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी, इसके व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता, जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता, वो क्या होती है? तो ये होता है भूमि सीमा की, जो भी भूमि सीमा है, ठीक है ना, उसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता। ये चीज़ कानूनी रूप से डिसाइडेड है। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति कब आई थी? ये प्रश्न पूछता है। तो कहता है कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। सही है। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो A और B दोनों सही है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन है 1 से अधिक D। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 30 मीटर मात्र। ठीक है, समुद्र तल से मात्र 30 मीटर की ऊंचाई पर कोसी नदी बहती है, इसीलिए कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। तो सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अगला है जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है?
तो जीएसटी परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो होता है। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, तो घुमा फिरा के ये प्रश्न पूछता ही है और इसमें से कोई भी करेक्ट अभी नहीं है, ठीक है। बिहार राज्य जो है वो, तो अगर 1912 देता तो एक बार करेक्ट ऑप्शन हो सकता था। 61वां है कि सिरके में खट्टा स्वाद जो होता है किसके कारण होता है, तो सिरके में जो है वो एसिटिक एसिड होता है, तो इन चारों में से नहीं है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बेसिकली मिल्क में पाया जाता है, आप दूध कह सकते हैं, दही कह सकते हैं, ठीक है ना, कर्ड। और टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ठीक है, इमली में, ठीक। और साइट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं 62वां, दिल्ली सल्तनत का प्रश्न पूछा है। उसमें पूछा है कि मुकद्दम का एक पद होता था, मुकद्दम का पद किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो गांव के सरपंच होते थे उन्हीं को मुकद्दम कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम जो है वो सरपंच को कहा जाता था। अगला है 2023 में शांति का नोबेल किसको मिला है, तो बहुत फेमस प्रश्न है ये, नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल मिला है, काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तारीख़ फ़िरोज़शाही किसके द्वारा लिखी गई है, तो तारीख़ फ़िरोज़शाही जो है ये शम्स सिराज अफ़ीफ़ के द्वारा, शम्स सिराज अफ़ीफ़ कहीं कहीं देता है, ठीक ना, शम्स ए सिराज, एक सेकेंड, अफ़ीफ़ के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि बेजोड़ जोड़ी का चयन करें, मतलब कौन सी ऑड है, ऑड वन आउट करना है। तो यहाँ पर कालाहारी जो मुझे दिखाई दे रहा है ये गलत है, क्योंकि कालाहारी अफ्रीका में पड़ता है, तो कहाँ से इसको जो है अमेरिका के साथ लगाया हुआ है, तो 65 का जो होगा वो सी हो जाएगा इसको, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हम लोग का कि भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जा सकता है, कि अगर हाइड्रोजन को कहीं स्टोर करना हो तो क्या तरीका है। तो हाइड्रोजन को संपीड़ित कर करके, यानी कि कंप्रेस हाइड्रोजन को करके स्टोर किया जा सकता है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन है। 1946 की बात करता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस इंटरिम गवर्नमेंट ने कौन सा डिपार्टमेंट जो है दिया था, तो इंटरिम गवर्नमेंट ने इनके पास खाद्य और कृषि यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर था। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद के बारे में प्रश्न क्यों पूछा है, क्योंकि राजेंद्र बाबू बिहार के थे, ठीक ना, इसलिए प्रश्न इनके बारे में पूछा हुआ है। सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, कोयली गुजरात में सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक प्रश्न पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है, तो ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्रामीण क्षेत्रीय जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय, अथवा ग्रामीण क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय। तो आपको पता होगा कि एक गांव में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र में होता है, ठीक है, और जनपद में आपका, एक सेकेंड, एक ब्लॉक स्तर पर होता है या क्षेत्र स्तर पर, ठीक है ना, और तीसरा क्षेत्र पंचायत, और तीसरा होता है आपका जनपद स्तर पर जिसको जिला पंचायत बोलते हैं। तो त्रिस्तरीय संरचना ये निर्धारित की गई है। अगला हम लोग जा रहे हैं प्रश्न देखने। अगला प्रश्न क्या है 70वां, कि रक्त समूह का जो निर्धारण है वो किसके मदद से होता है, तो रक्त समूह का निर्धारण जो है RH फैक्टर के, एक तो RH के समूह से होता है, दूसरा जो है यहाँ पर एंटीजन जो है, तो एंटीजन याद रखेंगे, एंटीजन के बेसिस पर होता है। तो इन चारों में कहीं ऑप्शन नहीं दिया, RBC WBC करके दिया है। अगला प्रश्न है कि 33वें ओलंपिक में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है, तलवारबाजी को किया गया, क्रिकेट को, मॉडर्न पेंटाथलॉन और ट्रायथलॉन। तो यहाँ पर 71वें में बी ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रिकेट को हमने नहीं देखा है, क्रिकेट जब कहीं भी आपने वर्ल्ड कप में क्रिकेट होते हुए नहीं देखा होगा, क्रिकेट नहीं शामिल किया गया है। फिर उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो स्कॉटलैंड बोला जाता है वो बोला जाता है मेघालय को। स्कॉटलैंड की तरह खूबसूरत है, यहाँ पर 7 सिस्टर फॉल्स हैं इत्यादि चीज़ें। तो यहाँ के फॉल्स के नाते, फॉल्स यानी कि यहाँ पर जो प्रपात हैं, जल प्रपात,
उनके नाते इसको थोड़ा थोड़ा स्कॉटलैंड से तुलना किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विधल, तो 10वीं अनुसूची में है, 85 में ये आई थी। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम है, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 3D मुद्रित मानव जैसा रोबोट का क्या नाम है। तो भारत में प्रथम 3D मुद्रित जो रोबोट है उसका नाम है मानव। ठीक है, क्या नाम है? मानव नाम है। अगला है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट कहते हैं, एक्चुअल नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये आता है 112 के अंतर्गत, 75 का ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 1920 में जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था बिहार में। तो औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण या सेवा, तो सर्विस सेक्टर जो है वो मैक्सिमम है यहाँ पर बिहार में। इसका 2019-20 में जीएसडीपी में लगभग 60.2% हिस्सा भी था। बिहार में किस ज़िले में लीची होती है, तो मैंने आपको बताया भी है कि मुजफ्फरपुर में जो है सबसे ज़्यादा लीची होती है। लीची स्टेट भी इसको कहा जाता है, लीची डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। बिहार का शोक कौन कहलाती है, तो मैंने ये भी बताया है कि आपको कोसी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई पूछा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में हिम रेखा नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ ही नहीं है कि हिम रेखा बने। हालांकि अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में पूछते, हिमाचल में भी नहीं, उत्तराखंड में, तो एक बार इसका उत्तर देखा जा सकता था। तो ये प्रश्न जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, तो डिलीटेड क्वेश्चन है। एक सेकंड, डिलीटेड लिख देता हूँ। अगला है इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। इशिहारा तो एक टेस्ट होता है, इसका नाम है इशिहारा टेस्ट। इस रंग अंधता के कारण होता है इशिहारा टेस्ट, ठीक है। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस होती है किसी को, ठीक है, तो इसके साथ इशिहारा टेस्ट किया जाता है, याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। 81वां नंबर का प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़ा था। शहनवाज खान जुड़े थे, मोहन सिंह जुड़े थे, प्रेम सहगल जुड़े थे, तीनों लोग ही जुड़े थे, ठीक है। कौन नहीं जुड़ा था, तो एस.ए. डांगे, ये किसके थे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे। किसके थे, जो कम्युनिज्म था उस विचारधारा के थे। ये बेसिकली ऐसे डांगे जो है या शौकत उस्मानी जो है, ये सब लोग आपके M.N. रॉय के साथ थे, M.N. रॉय के साथ, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखते हैं, शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो शिशु मृत्यु दर होती है कि जो भी बच्चे पैदा हुए हैं 1000 बच्चों के अनुपात में, अगर उसमें से 1 साल की आयु कंप्लीट करने से पहले डेथ होती है तो उसको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि उस वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर गए। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है, तो आपको पता है कि कनाडा और अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका के भाग हैं, ठीक है। अलास्का बेसिकली कनाडा से ही बगल में होता है। तो यहाँ पर चूँकि अलास्का सबसे किनारे है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर द्वीपीय देश आने चाहिए, आई थिंक, या नहीं आएंगे शायद। तो मुझे लगता है 180 के आसपास जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो यहाँ पर 141 पश्चिमी है, ठीक है ना, 141 पश्चिमी जो देशांतर है वो अलग करता है कनाडा को अलास्का से। यहाँ पर कनाडा अलास्का का पूछा था, ठीक है, तो इसको कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन निकला, मुझे नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, ठीक है। तो कनाडा को अलास्का से 141 पश्चिमी देशांतर अलग करता है। फिर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 4 पुस्तकों की सूची मिलाई गई है कि वी.डी. सावरकर ने क्या लिखा था। तो वी.डी. सावरकर ने लिखा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। वहीं आपके एस.एन. सेन ने लिखा था 1857, ठीक है ना, एस.एन. सेन ने लिखा था 1857। तो बी का 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। उस हिसाब से जो आपका प्रश्न है 84वां प्रश्न, इसका बी का मैंने बताया 4, ठीक है। तो बी का 4 तो ए में है, ठीक है। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। आइए इसमें बाकी भी देख लेते हैं, जैसे बी का 4, ए का 1 होगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोल दिया था इन्होंने, लेकिन एरिक स्टोक्स ने क्या बोला था, किसान और राज बोला था। एरिक स्टोक्स ने इसको बोला था किसान और राज, ठीक है, एरिक स्टोक्स ने बोला था। और एस.बी. चौधरी ने बोला था नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह।
अगला है यहाँ पर फिर से एक मिलाना है, जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले की थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन तो ये स्वामी विवेकानंद का था, ठीक है। इसमें 2 में बन जाना चाहिए, तो बी का 2 सी का 4, बी का 2 सी का 4, तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन हो जाना चाहिए जो 85 क्वेश्चन है वहाँ पे आपका। और विधवा विवाह समाज इस हिसाब से किसका है, तो डी का 1 है, यानी कि विष्णु शास्त्री पंडित का विधवा विवाह समाज था। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, विधवा विवाह समाज। विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मा समाज जो है वो आपका राजा राम मोहन राय, यानी कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का था। फिर आता है हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट जो आते हैं वो किसके बने होते हैं, तो केवलार एक मटेरियल है, उस फाइबर के बने होते हैं हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या क्या प्राप्त होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 100 में है कि अगर मत समान हो जाए किसी वोटिंग के दौरान तो वोट कर सकता है, तो आर्टिकल 100 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 100 में ये चीज़ें गिवन है। जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो मुझे लगता है कि ये बलबन के द्वारा ही किया गया रहा होगा, ठीक ना। तो जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग, ठीक ना, जैसे जिले इलाही जो होता है वही चीज़ है, जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले बलबन के द्वारा किया गया था। तुर्कान चहलगानी का सरदार हुआ करता था ये, इसने उसको भंग किया था और जिलिल्लाह शब्द इत्यादि का प्रयोग भी इसने किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 1 m किलोग्राम का भार एवं ई कूलाम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है। तो देखिए अंतिम ऊर्जा जो इसकी आएगी, तो इसको तुक्के बेसिस पर आप लगा सकते हैं कि वो होगा EV ही, ठीक है ना, मास पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो 90 प्रश्न होगा कि कितने भी किलोग्राम का है, वो ई कूलाम और v वोल्ट से मतलब है अंतिम ऊर्जा जो है EV ही होती है, कूलाम वोल्ट, ठीक है। क्या होती है, कूलाम वोल्ट। तो कितना किलोग्राम है, सॉरी, इससे क्या ही मतलब है, ठीक है। अगला है 2023 की जनगणना से किस भारतीय में साक्षरता सबसे अधिक है, तो ये तो आसान प्रश्न है। यहाँ पर जो है 2023 में जनगणना हुई नहीं थी, यही एक कन्फ्यूज़न है, नहीं तो अगर 11 का पूछता तो केरल उसका आंसर होता। तो ये भी क्वेश्चन क्या किया गया था, डिलीटेड है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विष्णुगुप्त, सांची या सुसीमा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सांची स्तूप है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, जबकि सुसीमा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे। बाकी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता, विष्णुगुप्त जो है चाणक्य को कहा जाता था। फिर नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स 2023 आया है, तो कहता है कि कौन सा राज्य, तो जहाँ तक मुझे याद है कि केरल जो है SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये था, बट ये कनेक्ट का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं है। कलियाँ विशिष्ट रूप से कहाँ पाई जाती हैं, तो दोनों पत्तियों के आधार एवं शिखाओं के शीर्ष पर, शाखाओं के शीर्ष पर, दोनों पत्तियों के आधार शिखाओं के शीर्ष पर, ठीक है, शाखाओं के। तो 94 का बी लग रहा है मुझे कि दोनों पत्ती के आधार में भी पाई जाती है और शाखाओं के शीर्ष पर भी पाई जाती है, कि बन कोई शाखा है तो यहाँ भी कली बनती है जो बाद में फूल बन जाती है, ठीक। और जो पत्तियाँ होती हैं इनके आधार पर भी जो छोटी छोटी कलिकाएँ होती हैं, ठीक है ना। आपने ये चीज़ कहाँ देखी होगी, तो किसी भी पौधे में देखी होगी। बेसिकली मैं आपको पपीते का अगर पौधे का याद दिलाऊं तो वहाँ पर आपने ज़रूर देखी होगी, छोटा बड़ा होते हुए वहाँ भी पाई जाती है, ठीक है। तो कलिकाएँ जो है या बर्ड्स जो है या फ्लावरिंग बर्ड्स वहाँ पाई जाती हैं। 95 का प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो महाभियोग में जितनी विधान परिषदें हैं 95 में, ठीक ना, सॉरी विधानसभाएं जो हैं वो भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। तो राज्य विधानसभाएं जो भाग नहीं लेती हैं। अब अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों इस पर दिमाग नहीं जाएगा इस पर दिमाग, लेकिन देखिए ये इसलिए नहीं भाग लेती हैं दोस्तों क्योंकि ये निर्वाचक मंडल में रहती ही नहीं है। और यहाँ पर कहता है कि निर्वाचक मंडल में कार्य करता है तो केवल यही कार्य करता है, ठीक है। और कौन भाग लेता है, तो 2 इलेक्टेड मेंबर जो रहते हैं, इलेक्टेड नहीं बोलेंगे, 2 नॉमिनेटेड मेंबर जो राष्ट्रपति के द्वारा रहते थे एंग्लो इंडियन, वो भाग लेते थे। या राष्ट्रपति जिसको भी मनोनीत करेगा वो सब इम्पीचमेंट में भाग लेंगे, ठीक है ना, चुनने में भले ना भाग लें। तो ये चीज़
याद रख सकते हैं। 95 सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? तो अमरकंटक आपका मैकाल श्रेणी में स्थित है, तो 96 का आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सर्कल का संबंध RICLEC से है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया है। CIRCLE, ठीक है ना, इसको बोला है RIC, यानी कि ये कुछ हुआ है। ठीक है ना, ELC, तो यहाँ पर भी यहाँ कुछ हुआ है। ठीक है ना, तो अब SQU, तो UQEERA यही हो जाएगा। ठीक है, ERA, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी UQS। ठीक है, कहता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 98 क्वेश्चन पूछ लिया है। Na+ जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये चीज़ जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अगर कॉमन एग्जाम्पल भी आपको याद होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो कॉमन एग्जाम्पल्स में क्या आता है? H+ आता है जो कि दिया है, BF3 आता है जो कि दिया है, NO2+ आता है जो कि दिया है, कार्बोनिल ग्रुप्स आता है, ये भी दिया है। तो Na+ जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किस एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? तो राज्य की सहमति के बिना ही कानून का निर्माण किया जा सकता है, जबकि संबंधित राज्य की सहमति के बिना, राज्यों के बहुमत की सहमति द्वारा, सभी राज्यों की सहमति से। तो इन चारों में भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु राज्य की सहमति के बिना ही किया जा सकता है, कि राज्य की इसमें सहमति लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब प्रश्न है कि बिहार के किस राज्य में मक्का होता है? तो जहाँ लीची होती है वहीं मक्का भी सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है, कहाँ से पाई जाती है? तो तने की छाल से निकाली जाती है ये दवा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम पूछा है, तो बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे सेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो सी हो जाएगा। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो जो कश्मीर घाटी है हमारी, वो हमारी अपरदन जन्य घाटी है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग इरोजनल प्लेन कह सकते हैं। इरोजनल वैली, इरोजनल वैली कह सकते हैं कश्मीर घाटी को। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मैकाले मिनट कब जारी किया? तो अब एग्जैक्टली डेट पूछी हुई है इसमें, तो याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है। 1835 में फरवरी के महीने में मैकाले मिनट जो है वो जारी किया गया था, प्रसिद्ध मिनट। ठीक है ना, मैकाले ने, तो याद कर लीजिएगा इसको। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछता है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? तो मंगलवार जब पड़ेगा तो एक लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा होगा आपको। तो 365 दिन से 366 दिन बीतेगा क्या? तो ध्यान से देख लीजिए कि 1 जनवरी से 1 जनवरी के बीच में 366 दिन बीतेगा। तो मंगलवार से मेरे हिसाब से जो है वो 1 दिन 2 दिन आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, तो देखिए अगर अमूमन देखा जाए तो 1 से 1 में मंगलवार से ये बुधवार होना चाहिए, लेकिन चूंकि फरवरी में एक 29वां दिन जुड़ेगा, तो यानी कि ये बुध से क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन जो है इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या है? देखिए सारा कुछ मिलाया हुआ है, बीपीएससी के आंसर की से ही मैं मिला के आपको बताऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन मैं अपने हिसाब से दूंगा, तो कभी कभी कुछ डाउट्स होता है। ठीक है, उसको आप विश्वास कर सकते हैं और एक बार चेक भी कर सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत डाउट हो। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता किस पर निर्भर करती है? इस प्रकार का प्रश्न दिया है, तो तनुकरण पर, यानी कि अगर उसको थोड़ा सा आप वो करेंगे, कम करेंगे, कंसंट्रेटेड की जगह क्या करेंगे? लेस कंसंट्रेटेड करेंगे। ठीक है ना, तो वो जो है घट जाती है चालकता। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी कंडक्टिविटी के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। तो जैसे ही आप उसको क्या करेंगे? तनु करेंगे, यानी कि डाइल्यूट करेंगे, इसकी तनुकर्ता पर जो है चालकता घट जाएगी। संथाल विद्रोह पूछा हुआ है, तो 55-56 में किया गया था। 4 मुर्मू लोग थे जिन्होंने संथाल विद्रोह को किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब यहाँ पर एस सोमनाथ थे, लेकिन अगर आज की डेट में आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो, तो ये वी
YANAN, ठीक है ना, नारायणन हो जाएंगे, वी नारायणन हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ बात पूछता है कि कौन सा एक पहाड़ या मैदान या घाटी है जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, तो कठिन पूछा है। साल्विन, सेल्विन, नल्लारबार और आयर झील, तो यहाँ पर सेल्विन घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, आयर झील वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो सेल्विन घाटी है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। 2023 में COP पूछा हुआ है, कहाँ हुआ था, तो ये आपका मेजबानी संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि अबू धाबी में बेसिकली हुआ था, ठीक है ना, दोहा में हुआ था शायद, ठीक है, UAE के। आदित्य L1 मिशन किस में वैज्ञानिक उपकरणों की कितनी संख्या लगी हुई है ये पूछता है, तो इसमें टोटल 7 वैज्ञानिक उपकरण पूछे हुए। तो देखिए भी कितना बढ़िया प्रश्न जो है पूछा हुआ है यहाँ पर, बिहार वालों ने सीख लेनी चाहिए बाकी स्टेट PCS वालों को, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा हुआ है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा शुरू किया है, तो DD बिहार का जो कार्यक्रम था वो 9-10 के छात्रों के लिए सामग्री का प्रसारण ये लोग शुरू किए थे, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन पूछा हुआ है कब हुआ था, तो आसान प्रश्न है 1920 में, क्योंकि 1919 में लेबर कमीशन या कह सकते हैं कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, उसी के बाद जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है जब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता, तो देखिए प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार हिंदी क्वेश्चन में देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप इंक्रीजेज द रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस जैसे इंक्रीज करेगा तो टेलीस्कोप की जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये भी प्रश्न देखिए बहुत सुंदर पूछा हुआ है, विज्ञान का प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न कि 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर जब का ये प्रश्न है तो जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिनके मीम्स वीम्स बन रहे थे, वही उस समय प्रधानमंत्री थी। भारत के किस शहर में यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है, तो कोझिकोड केरल को साहित्यिक शहर घोषित किया है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, तो ये आपको मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी आर्ट मिलता है, ठीक है। 117वें प्रश्न का D हो जाएगा यहाँ पर। फिर आता है 118वां प्रश्न कि ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है, तो ये किसी भी अपने जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है इसकी मांग नहीं कर सकता है। बाकी कानून के समक्ष समता, ठीक ना, 14, 15, 19, 29, 30 जो है ये सबको दिया जाता है, ठीक ना। बाकी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता। देखिए जो मैंने बताया उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था, 15, 16, 19, 29, 30 ये नहीं मांग सकता है, तो ये जो आएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता ये 19 में आ जाएगा, ठीक है, इसका नहीं मांग सकता। बाकी कानून के समक्ष समता मांग सकता है 14 में, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण मांग सकता है 21 में, और धार्मिक स्वतंत्रता 23-24 में मांग सकता है, ठीक है ना। 118वें के बाद हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं, कौन सा प्रश्न करेंगे, 119वां प्रश्न करेंगे। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त की स्टार्ट की है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है चिरस्थायी या परमानेंट सेटलमेंट आप कह सकते हैं, ठीक ना। इसी को इस्तमरारी या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसकी व्यवस्था की थी। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था, तो भगत सिंह ने तो फेंका ही फेंका था, ठीक है ना, और बटुकेश्वर दत्त भी थे साथ में। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कई बार पढ़ करके ही फिर टिक करना है। बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है, किस बीज का उपयोग, तो बीज का मतलब है कि कौन एज ए सीड यूज़ होता है, तो ग्रेफाइट एज ए सीड यूज़ होता है। जब भी इंजीनियर्ड हीरा बनाया जाता है तो ग्रेफाइट एज ए सीड यूज़ होता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 122वां यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन होता है, तो मखाना सबसे ज़्यादा जो उत्पादित होता है वो बिहार के मधुबनी में उत्पादित होता है, इसीलिए जिन लोगों का सेंटर मधुबनी पड़ता है, यूपी से जाते हैं, वो मखाना भर के ले आते हैं। गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखा है, तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इन्होंने लिखा हुआ है। डालमेटियन तट कहाँ पर है, तो डालमेटियन तट आपका कास्टजन्य पर्वत प्रदेश में डालमेटियन तट होता है। कास्ट वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर डालमेटियन तट होता है। तो आप देख भी सकते हैं इसको
इसको इंग्लिश में हमारा क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, डालमेटियन कोस्ट इज फूट हिल्स ऑफ कास्ट। आप इसको जरूर एक बार देखिएगा, अभी मेरे पास समय होता तो मैं आपको खुद ही दिखाने की कोशिश करता, ठीक है। चलिए, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये मूवी थी आपकी, मुझे वॉर मूवी थी, वॉर मूवी में जो भागने वाला सीन है ना, कि वो टाइगर श्रॉफ भागते हैं और ये ऋतिक रोशन दौड़ाते हैं कार से, बाइक से, तो वहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग्स दिखाई गई है ऊपर से, उसी का जो कोस्ट है वही डालमेटियन तट कहलाता है। केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है? तो सरकार को बैंक सुविधाएं प्रदान करती है, सही है। रेपो रेट का सही है। वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना सही है। सब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 प्रश्न और है, बस थोड़ी देर पेशेंस रखे रहिए। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोक दी जाती है, 2 वर्ष बाद वो कहाँ जाएगा? पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर ठोकी जाती है, मतलब पूछा जा रहा है कि वो नीचे जाएगा 2 वर्ष बाद, कि ऊपर चला जाएगा, या फिर वहीं रहेगा। तो जो कांटी है वो ठीक उसी जगह पर रहेगी, ठीक है ना, जहाँ पर ठोकी जाएगी उससे कहीं दूर, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इतना लॉजिकल प्रश्न जो बिहार वाले पूछ सकते हैं, यूपी वालों को क्या हुआ है, क्यों नहीं पूछ सकते हैं भैया? अजीब सा सीन बना रखा है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये तो खत्म हो गया ना। अगला है यहाँ पर कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अगला है कुंवर सिंह का दिया है, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर लगा देना, इसी से आंसर आ जाएगा। खान बहादुर, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के थे, हजरत महल थी लखनऊ की, और खान बहादुर थे बरेली के। तो सब आ जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसने पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो पश्चिम एशिया से लोथल जो था उसका ज़्यादा व्यापारिक संबंध था, क्योंकि लोथल एक डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, तो चले जाते थे पश्चिम एशिया तक। कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो ऋजु रेखीय प्रसार मेरे हिसाब से जो है वो छाया उत्पन्न करता है, यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, तो यहाँ सूरज है, यहाँ आप खड़े हो तो पीछे आपका प्रकाश बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऋजु रेखीय प्रसार के कारण ही ये बनता है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देता है कि 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जब 1922 में वही जब बंद हुआ चौरी चौरा टाइप का, तो एक सेकंड यार, 130वां प्रश्न का यहाँ पर चित्तरंजन दास जो है वो अध्यक्ष थे, क्योंकि गांधी जी ने 1922 4 फरवरी को गांधी जी ने तो चौरी चौरा बंद किया। चौरी चौरा घटने के बाद 1922 में इसको बंद कर दिया, मतलब असहयोग आंदोलन को। फिर बहुत सारी बुराइयां हुई, लेकिन उस दौरान जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो गया अधिवेशन था। चित्तरंजन दास जो है इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, एक बात और है कि गांधी जी की बहुत सारी बुराइयां हुई, लेकिन ये एकमात्र बेलगाम संदेश जो वो था कांग्रेस का अधिवेशन, बेलगाम कर्नाटक, वहीं पर केवल अध्यक्षता किए थे 1924 में। और इनके ठीक बाद पहली भारतीय महिला जो है अध्यक्ष बनी थी, नाम है सरोजनी नायडू, कानपुर में अध्यक्षता की थी। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूपीआई बोलते हैं। तो हर बार बिहार इस तरह का प्रश्न पूछता है, जैसे एक बार चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, ठीक है। यकृत में क्या क्या भंडारित होता है? तो यकृत जो हमारा लीवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है, और वहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहता है, बहुत रहता होगा तो ग्लूकोज स्टोर रहता होगा, ठीक ना। तो विच विटामिन लीवर स्टोर्ड, लेकिन उसके साथ साथ मतलब इसमें जो भी दिया है उसमें कुछ कमी दिया है, तो आप अधिकतम तो लगा सकते थे ए, लेकिन बी तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो एक चीज़, ये अच्छा प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं इसलिए आया है क्योंकि लीवर के पास ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। क्यों? क्योंकि ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए होता है। ए डी ई के होता है। उसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल में B12 भी जो है होता है आपके लीवर के पास। तो इतने सारे अधिक और B12 ये सब जो है आपके लीवर में होते हैं, ठीक है। फिर 133वां आता है, किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? ठीक है, जहाँ पर मिनरल स्टेट किसको कहेंगे? तो सिंपल सी बात है कि उड़ीसा जो है, अभी इस समय में आप देखोगे तो लोहा भी सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, एल्युमिनियम भी पाया जा रहा है सबसे ज़्यादा जो है, तो खनिज लवणों का राज्य जो है इसी को कहेंगे। अगला आता है आपका
लास्ट पेज आई थिंक। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो देखिए चित्रकूट जो है ना वो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन चित्रकूट मंदिर की अगर बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम क्या उम्र होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है? तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स होता है उसे हम लोग नापते हैं टेस्ला में, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स को नापते हैं टेस्ला में। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, वो कौन है? तो ये थे हमारे KR नारायणन। बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं KR नारायणन। ये 1998-99 के आसपास में मुझे लगता है कि राष्ट्रपति रहे हैं। ये अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत भी रह चुके थे और JNU के कुलपति भी रह चुके थे, ठीक है। 137वां प्रश्न हो गया। 138वें प्रश्न पर आते हैं। 138वां प्रश्न है कि डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के सरिताओं के मध्य जो है डीवी द्वीप स्थित है। तेजी से कर लेते हैं। यदि त्रिभुज पुरुषों को दिखाता है, आयत व्यवसायियों को, वृत्त करोड़पतियों को, तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो व्यवसायी और करोड़पति सब हैं? तो आपको पता है कि यही वाला जो पोर्शन है यही वाला आ रहा है, तो 10 नंबर मेरे हिसाब से दिखाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 139 का ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। 140वां प्रश्न, एक सेकंड, ठीक है सही बताया हूँ। 140वां प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का एक उपकरण क्या होता है? तो राजकोषीय नीति का जो एक उपकरण होता है वो होता है कर। कि भाई राजकोषीय नीति या इसको बोलेंगे नहीं, फिस्कल पॉलिसी कैसे चलेगी? जब रेवेन्यू आएगा तब चलेगी। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त करते हैं? ठीक है, कि वाष्प मीथेन के ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये भी बिल्कुल नया प्रश्न है, देख लीजिएगा, ये भी देखना पड़ा है की से। तो ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक से। तो इसका नाम है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक, एक सेकेंड। क्या निकालते हैं? ग्रे हाइड्रोजन। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो भारत में वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य होता है वो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा होता है। अगला प्रश्न है 143वां यहाँ पर, कि यहाँ पर पूछा कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला वार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला गया? तो VD सावरकर के द्वारा, ठीक ना, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला गया। कहता है CB का भाई है, CB का भाई है यानी कि C पॉजिटिव है, ठीक है। BA का पुत्र है, BA का पुत्र यानी कि B पॉजिटिव है। DC का पिता है, D पॉजिटिव है, ठीक है ना, और A महिला है, ऐसा देता है, ठीक है ना। तो A क्या होगा? तो बना लेंगे यहाँ से, बहुत आसान है। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा आपका A आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि भाई भाई को दिखाएंगे, B और C भाई हैं दोनों, ठीक है ना, और B क्या है? A का पुत्र है यानी कि C भी उसी का पुत्र हुआ, ठीक है, और D C का पिता है, ठीक है। तो ये पति पत्नी है, ठीक है। तो A क्या है? D की पत्नी, यहाँ से निकल गया, देख लिया आपने। 3 धातु है, A, B और C का मानक इलेक्ट्रोड दिया है कि 0.5 वोल्ट है, -3 वोल्ट है और 1.2 वोल्ट है, ठीक है। तो पूछता है कि इनकी अपचयन शक्ति या रिड्यूसिंग जो पावर होगी वो क्या होगी, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर क्या होगी। तो देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया। B इज़ ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन A यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि -3 वोल्ट वाला जो है वो अधिक होगा और उसके बाद होगा आपका -1.2 वोल्ट और फिर होगा 0.5 वोल्ट, ठीक है ना। कैसे लगेगा ये मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा चीज़ें तो बता दूंगा। साधन लागत पर NNP किसके बराबर होता है? तो जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, शायद साधन लागत को क्या बोलेंगे, जो आपका फैक्टर कॉस्ट है उस पर NNP किसके बराबर होता है? तो उस पर NNP होता है जो नेशनल इनकम होती है उसके बराबर होता है, ठीक है ना। NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर नेशनल इनकम, ठीक है, ऐसे याद कर लो।
लास्ट पेज हम लोग को करना है, लास्ट पेज कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं फिर पेपर। इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा, तो वीर राघवचारी का था ये। पूना सार्वजनिक सभा, ये पूना सार्वजनिक जस्टिस रानाडे का था। बम्बई प्रेसिडेंसी और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। तो ऐसे याद कर लो कि डी का जो है 3 होगा, डी का 3 होगा, तो उस हिसाब से डी का 3, ठीक है। तो ए या सी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पर कि बी का 2, ठीक है ना। तो बी का जो है 2 होना चाहिए, ठीक। तो बी का 2 होना चाहिए, पहले में भी है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर ए का 4 होना चाहिए, ए का 4। तो इस प्रकार सी जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना, क्योंकि भाई वाष्प के पास गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक ना। तो इस कारण से ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 148 का, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा खतरनाक होगी कि गुप्त ऊष्मा जो होती है 540 किलो कैलोरी तक होती है, तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। 149वां प्रश्न है कि एक पंक्ति में 15 कुर्सी है, पी का स्थान मध्य में है, तो 15 कुर्सी है, 7 इधर है, और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है, तो दाहिना बगल ये है। तो इधर से करेंगे तो यहाँ पर क्यू बैठा हुआ है, 12वां स्थान है, ठीक ना। यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। 12वां स्थान इसका हो गया। तो कहता है कि P और Q के बीच में कितनी कुर्सियां हैं, तो 3 कुर्सियां मुझे दिख रही है। 149 का ए हो जाएगा, आसान प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो पटना कॉलेज जो है वो आपका 1863 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टोटल कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो बिहार वाले जो है कम से कम 70वीं BPSC का जो पुनर्परीक्षा हुई है उसका पेपर कराने के लिए इस पर जो है 50 लाइक कर दो और 1500 व्यूज़, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल आर रियली एंजॉइंग वेल। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द PYQ पर मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।